इस वीडियो में दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं कि प्रतिस्थापन विधि से किसी भी समीकरण को कैसे सॉल्व करें। जैसा कि दोस्तों देखिए यहाँ पे समीकरण आपको दिया है कि निम्न, देखिए यहाँ पे निर्देश आपको ऐसे देगा, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। जैसा कि इक्वेशन यहाँ पे दिया है x + y = 14 और x - y = 4। बिल्कुल अच्छे से समझाने वाला दोस्तों, एक बार आप वीडियो देख लेंगे तो कभी जीवन में नहीं भूलेंगे इस कि किस प्रकार हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं। देखिए बहुत ईजिली से आप समझिए। जैसा कि आप दिया है यहाँ पे कि x + y = 14, x - y = 4। तो x + y = 14 को आप समीकरण 1 मान लीजिए, सिंपल सी बात। x - y = 4 को समीकरण नंबर आप मान लीजिए 2। ठीक है, कितना सिंपल है। समीकरण 1 मान लीजिए और समीकरण 2 मान लीजिए। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि आप फ्री हैं, आप चाहे समीकरण 1 से किसी की वैल्यू निकाल सकें, चाहे समीकरण 2 से। जैसे कि आप चाहते हैं कि मैं समीकरण 2 से वैल्यू निकालूं, तो आपको करना है क्या कि यहाँ पे दिया है कि x - y = क्या 4। ठीक है, तो आप कर सकते हैं कि x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x = 4, अब -y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +y में। तो x की वैल्यू क्या आ गई 4 + y। इसे समीकरण आप क्या मान लीजिए तीसरा। देखिए कितना सिंपल है, समीकरण क्या मान लेंगे तीसरा मान लिया। दोस्तों करना ये होता है कि जिस समीकरण से हम निकालते हैं, जैसा समीकरण दूसरा से मैंने तीसरा निकाला है, तब इस तीसरा का वैल्यू हम समीकरण 1 में रख देंगे। अगर यही वैल्यू मैं समीकरण 1 से निकाला होता तो इस वैल्यू को मैं समीकरण 2 में रखता। बस इतना ही कंसेप्ट और कुछ नहीं दोस्तों। ठीक है, तब क्या हुआ है कि समीकरण दूसरा से हम तीसरा का निकालने मान, तो अब हम समीकरण यहाँ लिखेंगे कि समीकरण तीसरा का मान समीकरण किस में रखने पे 1 में, क्योंकि हम दूसरा से निकाले हैं। समीकरण 1 में रखने पर दोस्तों थोड़ा शोर रहा है, आप शोर पे ना जाइए, आप वीडियो को बस देखिए। तो समीकरण तीसरा का मान समीकरण 1 में रखने पे, तो समीकरण 1 जो होता है उसको उतारेंगे यहाँ पे। x + y = क्या दिया है 14। तो देखिए x का जहाँ x रहेगा वहाँ मुझे 4 + y रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ x आ गया तो मुझे रखना पड़ेगा 4 + y और धनिया वाला y = 14। तब क्या हो जाएगा यहाँ से 4 + y 2y और धन कितना हो गया 14। अब आपको सिंपली करना है कि 2y ऐसे रहने दीजिए और 14 और +4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -4। तो 2y = 14 में से 4 गया तो 10 और y = 10/2। तो y बराबर कितना आ जाएगा 5। अब देखिए y बराबर क्या आ गया 5। y बराबर क्या गया दोस्तों 5। अब y की वैल्यू इन समीकरण किसी में रख सकते हैं, तो आप यहाँ लिखेंगे y का मान किसी में भी रख देंगे आ जाएगा। y का मान समीकरण 1 में रखने पे, 2 में भी रखेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, रखने पर अब समीकरण y का मान समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 क्या है x + y = क्या है 14। और यहाँ y = 5 आया है, तो x और y की जगह क्या रखेंगे 5 = 14। तो x = 14 - 5, तो x = 14 में से 5 गया तो 9, तो x = 9। अब ये हल हो गया, तो x = 9 और y = 5, या दोनों का आंसर हो जाएगा। अब प्रूफ करना चाहेंगे तो देखिए यहाँ पे दिया है कि दो समीकरण का योग कितना होना चाहिए 14। तो x = 5 y = 9, तो 9 × 5 = 14। और यहाँ पे भी देखेंगे, देखिए x बराबर क्या था हमारा 9 और y = 5, 9 में से 5 भी कटाएंगे तो 4 ही आएगा। तो इस प्रकार आप प्रतिस्थापन विधि से खूब बढ़िया से आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। चलिए एक बार देख लेते हैं। देखिए समीकरण 1 समीकरण 2 हम क्या किए हैं कि समीकरण 2 से 3 का मान निकालें। तो x - y = 4, तो x = 4 और -y उधर जाएगा तो +y, तो समीकरण 3 निकल गया। अब समीकरण 2 से निकालें 3 का मान, तो 3 का मान अब 1 में रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखे हम समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पे, तो समीकरण 1 था हमारा x + y = 14, तो x = 4 + y रखना था, तो x आ गया था 4 + y और +y = 14। तो 4 देखिए 4 और y 2y = 14, तो यहाँ से 2y 14 अब -4, तो 2y = 10 और यहाँ y बराबर कट जाएगा तो y = 5 आ गया। अब y की वैल्यू हम क्या किए हैं समीकरण किसी में रख दिए, तो समीकरण 1 में रखे हैं। तो x + y = 14 था, तो x और +y का वैल्यू 5 था, तो 5 मैंने रख दिया बराबर 14। तो x = 14 - 5 x = 9, या अथवा y = 5 x = 9। बस यही करना है दोस्तों। इसी प्रकार आपका प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। बस सिंपली आपको यही करना होता है। दो समीकरण दिया रहेगा, दोनों में से कोई सी की एक वैल्यू निकालिए, उसमें उसका वैल्यू रख दीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में उम्मीद करता हूं कि आपको प्रतिस्थापन विधि क्लियर हो गया होगा, कभी नहीं भूलेंगे आप। ठीक है, में संख्या है दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछता है आप लोगों को। एक क्वेश्चन इससे 100% फिक्स रहते हैं कि आएगा आपको। ठीक है, कि कड़ी में 2 और कड़ी में 3 और कड़ी में 5 को ये सिद्ध कीजिए कि वो क्या है अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों तीनों में से मैं एक सिद्ध करके बताऊंगा, एक बता दूंगा तो उसी
ढंग से आप सभी कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए इसमें से कोई एक संख्या मैं लेता हूँ, उसको सिद्ध करके आपको बताता हूँ। उसी प्रकार आप चाहेंगे तो तीनों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इतना याद रखिए कि जरूर आएगा आपके एग्जाम में। तो मान लीजिए कि कड़ी में 5 को अगर हमको सिद्ध करना है, अगर हम कड़ी 5 सिद्ध कर रहे हैं तो उसी प्रकार कड़ी में 2 और कड़ी में 3 भी आप सिद्ध कर लेंगे अच्छे ढंग से, ठीक है। तो चलिए अब हम सिद्ध करेंगे क्या कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है। कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ध्यान पूर्वक देखिएगा, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो कंफर्म में 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप बनाना बहुत आसानी से सीख जाएंगे और 100% एग्जाम में करके आएंगे आप। तो चलिए अब इसे आराम से हम लोग सिद्ध करते हैं कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है हमको। तो चलिए यहाँ से हल देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसे सॉल्व करेंगे कैसे हम लोग। तो दोस्तों यहाँ पे दिया है कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या। जब भी आपको अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए दें तो आपको लिखना पड़ेगा हल में यहाँ पे कि माना कड़ी में 5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर आपको अपरिमेय संख्या देगा सिद्ध करने के लिए तो हल में लिखना पड़ेगा कि माना कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इसमें से कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 5 अगर देगा आपको कि एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए तो आप हल में लिखेंगे कि माना कड़ी में 5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। जब आप कड़ी में 5 को आपने मान लिया कि परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे हम क्या लिखते हैं, P/Q के रूप में लिखते हैं, वही तो परिमेय संख्या कहलाती है। तो कड़ी में 5 बराबर P/Q, और यहाँ पे कंडीशन लिखना पड़ेगा कि जहाँ P और Q सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। जिस प्रकार लिख रहा हूँ उसी प्रकार आपको लिखना है, सहभाज्य संख्या है, ठीक है। और Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q जो है 0 के बराबर नहीं होगा, इसी को तो परिमेय संख्या बोलते हैं। अब आप बोलेंगे कि सहभाज्य संख्या किससे कहते हैं। सहभाज्य संख्या दोस्तों उसे कहते हैं कि जिसमें एक के अलावा कोई अतिरिक्त गुणनखंड ना हो, ठीक है, जिसका HCF क्या आता हो, 1 आता हो, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं सहभाज्य संख्या। मतलब एक के अलावा कोई मतलब अभाज्य गुणनखंड न हो, एक के अलावा कोई किसी संख्या से ना घटे, ठीक है, उसे बोलते हैं सहभाज्य संख्या, ठीक है। इतना चीज आपको कंफर्म हो गया। तो अब यहाँ से आ गया कड़ी 5 बराबर P/Q। अब हम लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पे, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन लिखना पड़ेगा आप लोगों को, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब दोनों तरफ वर्ग करने पे तो चलिए अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो आपका क्या है, कड़ी में 5 थे, कड़ी में 5 का स्क्वायर हो जाएगा, इधर हो जाएगा P/Q का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब वर्ग करिए, कड़ी में 5 का वर्ग करेंगे तो देखिए कड़ी में 5 का वर्ग का मतलब क्या होता है, कड़ी में 5 गुणे कड़ी में 5, ये होगा तो क्या हो जाएगा, कड़ी में 5 गुणे 5, कड़ी में 5 गुणा कड़ी में 5 करेंगे तो हो जाएगा कड़ी में 5 गुणे 5। अब यहाँ से कर रहे हैं तो 5 5 है 25, और 25 का वर्ग निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। मतलब कड़ी में 5 के स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 बराबर P का स्क्वायर करेंगे तो P स्क्वायर, और Q का स्क्वायर करेंगे तो Q स्क्वायर, ठीक है। अब इतना आ गया। अब दोस्तों करना आप लोगों को क्या है कि यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसके नीचे एक लिख लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो Q स्क्वायर का 5 गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5Q स्क्वायर, अब बराबर ये हो जाएगा आपका P स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से अगर मैं Q स्क्वायर की वैल्यू निकालूँ तो ये हो जाएगा P स्क्वायर बटे में 5। इस कंडीशन से समीकरण नंबर 1 मान लिया जाए। अब देखिए समीकरण 1 से यह निष्कर्ष निकल रहा है, Q बराबर P स्क्वायर बटे 5, मतलब P स्क्वायर किससे, 5 से विभाजित हो रहा है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब दोस्तों ये चीज़ बात को यहाँ पे समझिए कंडीशन। अगर मैं कहूँ कि 5 का स्क्वायर अगर 5 से विभाजित हो रहा है, 5 का स्क्वायर अगर 5 से विभाजित हो रहा है, 5 का स्क्वायर 25 बटे 5 ये हो जाएगा। तो अगर 5 का स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है तो 5 भी 5 से विभाजित होगा, 100% विभाजित होगा। जैसे अगर मैं कह दूं कि 12 का स्क्वायर अगर 2 से विभाजित हो रहा है, ठीक है, तो 12 भी 2 से विभाजित होगा 100%। तो दोस्तों यहाँ P स्क्वायर अगर 5 से विभाजित हो रहा है तो P भी 5 से विभाजित होगा। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमें कि P स्क्वायर 5 से विभाज्य है, यहाँ पर कंडीशन लिखना पड़ेगा, P स्क्वायर 5 से क्या है, विभाज्य है, P स्क्वायर 5 से विभाज्य है, और P भी 5 से विभाज्य है, चाहे विभाज्य होगा लिख सकते हैं आप, ठीक है। P स्क्वायर 5 से अगर विभाज्य है तो P भी 5 से विभाजित होगा, 100% जान लीजिए, ठीक है। तो A स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बटे 5, ठीक है, Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बटे 5, समीकरण 1 हो गया, ठीक है। अब समीकरण 1 हो गया। अब देखिए अब यहाँ से लिखना पड़ेगा आप लोगों को एक कंडीशन कि
पी स्क्वायर बराबर 5m, ठीक है, पी स्क्वायर बराबर 5m रखने पर, पी स्क्वायर बराबर 5 रखने पर, ठीक है। अब कहेंगे कि ये क्या मतलब है, ठीक है, p बराबर 5 रखने पर, p बराबर 5 रखने पर, ठीक है। अब कहेंगे कि इसका क्या मतलब होता है, p बराबर 5m रखने पर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर जब भी आप करड़ी में 2 सिद्ध कर रहे हो, चाहे करड़ी में 3 सिद्ध कर रहे हो, और कड़ी में 2 सिद्ध कर रहे हो तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा p बराबर 2m रखने पर। अगर कड़ी में 3 सिद्ध कर रहे हो तो यहाँ लिखना पड़ेगा p बराबर 3m रखने पर। और हम सिद्ध कर रहे हैं इस समय कड़ी में 5, इसलिए हम लिखे हैं p बराबर 5m रखने पर। इसी प्रकार आपको भी रखना है, ठीक है। तो p बराबर 5m रखने पर तो आप लिखेंगे किस में रखने पर, समीकरण 1 में। तो आप लिखेंगे p बराबर 5m समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर। अब आपको क्या करना है, समीकरण 1 में रखना है। समीकरण 1 क्या है, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे 5, ठीक है। तो क्यू स्क्वायर बराबर पी बराबर क्या रखना है, 5m। तो 5m का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और बटे में क्या हो जाएगा 5। अब यहाँ से आपको निकलेगा, देखिए, तो यहाँ से हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर 5 का क्या हो जाएगा 25m स्क्वायर बटे में 5, ठीक है। 5 से घटा दीजिए, कितना बार कर जाएगा 5 बार में, तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसको मैं इधर भी लिख सकता हूँ, इसको इधर भी लिख सकता हूँ, इधर लिख दीजिए तो 5 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब आपको करना है यहाँ पे दोस्तों ये चीज़ है कि यहाँ से अगर यम स्क्वायर वैल्यू निकालते तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर बटे में 5, ठीक है, क्यू स्क्वायर बटे में 5। अब हमको ये मालूम चल गया कि यम स्क्वायर बराबर आ गया क्यू स्क्वायर बटे में 5। अब मैं अभी क्या बताया हूँ कि जब भी आप कंडीशन पी स्क्वायर बटे 5 होता है, अगर पी स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है तो पी भी 5 से विभाजित होगा। और यहाँ पे क्यू स्क्वायर बटे 5, अगर क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तथा क्यू भी 5 से विभाजित है, तथा क्यू भी 5 से विभाज्य होगा, क्यू भी 5 से विभाज्य, यहाँ पे लिख सकते हैं विभाज्य होगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ लिख लिया आप लोग, क्यू भी 5 से विभाजित होगा। मैं इस पृष्ठ पे आपको लिखता हूँ, तब इतना समझ में आ गया आप लोगों को। तब यहाँ से आपको लास्ट लाइन लिखना है, अतः समीकरण 1, इसे समीकरण 2 मान लीजिए, ठीक है, ये समीकरण 2 क्या है, ये समीकरण अब 1 है। अतः समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट होता है कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब बोलेंगे कि सर क्यों डायरेक्ट आप लिख दिए कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसलिए करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। मैंने क्या बताया था कि परिमेय संख्या उसे बोलते हैं जो p बटे q के रूप में लिखे, और जो कि सभाज्य संख्या, और सभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो 1 से विभाजित हो, अन्यथा किसी संख्या से नहीं विभाजित हो। तो यहाँ पे हम तो देख रहे हैं कि p 5 से विभाजित हो रहा है और q भी 5 से विभाजित हो रहा है, मतलब 1 से तो विभाजित होगा ही होगा, 5 से विभाजित हो रहा है, तो परिमेय संख्या तो होगा नहीं, क्योंकि परिमेय संख्या वो होती है जो सिर्फ 1 से विभाजित हो, सभाज्य होनी चाहिए, लेकिन वो 1 से विभाजित हो रहा है, 5 से भी हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, यह करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इस प्रकार आप प्रूफ कर सकते हैं। तो दोस्तों इस ढंग से आपको कोई भी दे, ठीक है, आपको चाहे करड़ी में 2 जाए, चाहे करड़ी में 3 जाए, चाहे करड़ी में 11 जाए, कुछ भी दे, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इसी ढंग से, जिस ढंग से मैं बताया हूँ आप लोगों को। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि बेहद सरल तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। आइए इस टॉपिक को आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है, 100% प्रैक्टिस कीजिए, फिक्स रहता है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो इसे आप लोग सिद्ध करके आराम से सीखिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।